हाय दोस्तों, IQ लेवल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है अपना ROEO का या जो भी राजस्थान की टोटल एग्जामिनेशन है उसके लिए स्पेशली जो क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछे हैं। किसने पूछे हैं? आरपीएससी ने पूछे हैं। वो सभी के सभी क्वेश्चन इसके अंदर डाले गए हैं। तो आरपीएससी ने पूछे हैं, किस में पूछे हैं? एक तो फर्स्ट ग्रेड में पूछे हैं, फर्स्ट ग्रेड टीचर के अंदर पूछे गए हैं, या फिर कॉलेज प्रोफेसर, कॉलेज लेक्चरर, जो कॉलेज प्रोफेसर होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, उनके जो क्वेश्चन पेपर हैं वो इस पेपर के अंदर समाहित किए गए हैं। आपको पता है कि राजस्थान के अंदर या कहीं पर भी कोई भी एग्जाम होता है, यूपीएससी का एक अलग है। यूपीएससी जो है वो अलग है, वो एक या दो क्वेश्चन अपना रिपीट करती है। 100 क्वेश्चनों में तो एक अलग बात है, बाकी वो रिपीट नहीं करती। बाकी आरपीएससी का फंडा यही है कि आप रिपीट क्वेश्चन है, बार बार उनको पढ़ते जाओ, वहीं से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बदलता है तो बदलाव, एक तो करंट के अंदर बदलाव होता है और दूसरा जो सिलेक्शन होने वाले बच्चे जो होते हैं उनके अंदर साल दर साल बदलाव होता है। बाकी किसी चीज में बदलाव नहीं होता। जो चीजें हैं फिक्स हैं। वो देश आजाद 15 अगस्त 1947 को हुआ, वो कितनी बार आप पढ़ लो, कहीं पे भी पढ़ लो, तो वही आपको मिलेगा। ठीक है। तो जीके का जो मॉडल पेपर है ये अपना 16 नंबर का है, जिसके अंदर 8 हमने आरओईओ के स्पेशल करा दिए और 8 जो मॉडल पेपर है वो जीके जीएस के करवा दिए, जहां से आपको एग्जाम में आने वाले समय में देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके हैं? आरपीएससी के आए हुए क्वेश्चन है, प्लस में करंट है। करंट का रेशियो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है क्योंकि करंट की क्वेश्चन जो है वो बदलता है, तो करंट बदलता है तो करंट की क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं और आने वाले क्वेश्चन इसके अंदर लिए गए हैं। ठीक है, देखते हैं। ये टीचर है मेरी तरह, पढ़ा रहा है, ये बच्चे हैं, ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम का टाइम नजदीक आ ही गया है। एग्जाम आपकी 14 मई की डेट दे रखी है। नेक्स्ट वीक से आपका क्या आ जाएगा? एडमिट कार्ड शुरू हो जाएंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये अपना फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया था जीके के पेपर में। ठीक है, क्या आया था कि बाबर द्वारा निर्मित इमारतें। देखिए बाबर जो है, ये तो कह दो कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट का क्वेश्चन है, अपने स्टेट में तो मतलब सेंट्रल हिस्ट्री का, मतलब अपना जो है हिस्ट्री का है, तो वो भारतीय हिस्ट्री का है, राजस्थान हिस्ट्री का तो है ही नहीं भाई। बाबर के जो टाबर हैं वो अपने को कहीं न कहीं तो परेशान किया है, उन लोगों ने कहीं न कहीं तो अपने भी टच में आए हैं। तो बाबर के टाबर देखते हैं अपन। तो बाबर द्वारा निर्मित इमारतें, इसकी इमारतें देखते हैं कि किन किन इमारतों का। एक तो काबुली बाग जो मस्जिद है, काबुली बाग की जो मस्जिद है वो पानीपत के अंदर बनवाई थी। कहां पे बनवाई थी? इन्होंने मस्जिद ही बनवाई थी, क्योंकि भवन वगैरह बनाने का इतना जो टाइम नहीं था। 1527 में आए, 26 में आए और 1531 में चले गए थे। ठीक है, दुनिया से। पंचमहल दिल्ली का, जामा मस्जिद की बात करते हैं। जामा मस्जिद जो है संभल की, संभल और पानीपत। एक्चुअली दिल्ली के अंदर तो ये वास्तविक शासन कर ही नहीं पाए थे। तो आपका 1 और 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर 2 नंबर का हो जाएगा। अगला देखिए, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई थी? बीकानेर लोक परिषद की बात करते हैं तो बीकानेर लोक परिषद जो है वो राज्य के बाहर हुई थी। कहां पे हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। कहां पे हुई थी? कलकत्ता के अंदर बीकानेर राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1936 के अंदर हुई थी। ठीक है, कलकत्ता आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कि गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियां हुई थी, है ना। संप सभा बनाया था इन्होंने, संप सभा बनाया था। क्या बनाया था? संप सभा बनाया था। ठीक है, तो भील गतिविधियों का केंद्र बेसड़ा गांव के बारे में बात कर रहे हैं। कौन से गांव के बारे में? बेसड़ा गांव। ये जो बेसड़ा गांव है ये भील गतिविधियों का केंद्र रहा था। और ये किस जिले के अंदर पड़ता है? उस टाइम पे जिले को क्या बोला जाता था? राज्य बोला जाता था, क्योंकि राज्य जो अलग अपना जो जिले बने हैं तो वो बाद की बातें हैं। उस टाइम पे राज्य डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही और एड्र। आपका जो डूंगरपुर है उससे क्या था? बछेड़ा गांव जो है वो अपना गोविंद गिरी का मुख्य केंद्र बिंदु रहा है। ठीक है, आगे देखिए, प्रतिहार संस्थापक हरिश्चंद्र की बात करते हैं। प्रतिहार वंश का जो संस्थापक है कौन है? हरिश्चंद्र जी हैं। हरिश्चंद्र की राजधानी कहां पे रही थी? मंडोर रही थी। कहां रही थी? मंडोर। ये कहां पड़ता है? जोधपुर के अंदर पड़ता है। दूसरी बात, रावण की शादी भी यहीं पे हुई थी, मंडोर के अंदर। मंडोर की चौरी बनी हुई है, रावण की चौरी हुई है, मंदोदड़ी के साथ हुई थी। रावण की मिसेज का क्या नाम था? मंदोदड़ी। ठीक है, आगे देखिए, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसको बनाया गया था? देखिए जो संघ है ये, इनको मैं अलग से डाल दूंगा, इनकी बड़ी कहानी है और बहुत आपके इजी तरीके से याद हो जाएगी। तो मत्स्य संघ जो है उनके राज प्रमुख किसको बनाया था? धौलपुर के शासक थे। कौन थे? उदयभान सिंह। कौन थे? उदयभान सिंह थे। उदयभान सिंह जी थे, धौलपुर के शासक थे। उनको क्या बनाया गया था? मत्स्य संघ का बनाया गया था। ये बात है 18 मार्च की 1948 की बात है। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ बना था। इसमें ABCD मिला था, ABCD मिला था। ए से आपका अलवर, बी से आपका भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर मिला था।
एक आपकी निमराना मिली थी। निमराना जो है वो रियासत मिली थी, इसके अंदर क्या मिला था, निमराना जो है वो रियासत इसके अंदर मिली थी। तो धौलपुर के राजा उदयभान सिंह जी राज प्रमुख बने थे। वंश भास्कर की बात करते हैं। वंश भास्कर के लेखक सूर्यमल मिश्रण थे। कौन थे? सूर्यमल मिश्रण। ये किसके दरबार में रहते थे? ये राम सिंह के दरबार में रहते थे। किनके दरबार में रहते थे? राम सिंह जी के दरबार के अंदर ये रहते थे। और ये हाड़ौती भाषा में लिखते थे। किस में लिखते थे? हाड़ौती भाषा में लिखते थे। भाषा कौन सी थी इनकी, है ना? वंश भास्कर की भाषा पूछ ली जाती है तो हाड़ौती भाषा के अंदर लिखते थे। राम सिंह के दरबारी कवि थे, कोटा रियासत में रहते थे। कहां रहते थे? कोटा रियासत के अंदर ये लोग रहते थे। ठीक है, दरबारी कवि थे। तो सूर्यमल मिश्रण की आ गई वंश भास्कर। आगे देखिए 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक कौन हुआ करता था? 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक कौन हुआ करता था? तो देखिए करौली का जो शासक था वो उस टाइम पे मदन पाल हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? 1857 की क्रांति में करौली के शासक मदन पाल हुआ करते थे। और जयपुर और मेवाड़ के जो शासक है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। आगे देखिए किस चौहान शासक ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनवाई? संस्कृत पाठशाला जिसको 2.5 दिन का झोपड़े में बदलवा दिया गया था। संस्कृत पाठशाला थी, 2.5 दिन का झोपड़ा। आज हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि उसके ऊपर संस्कृत के श्लोक लिखे गए हैं। ने तोड़कर किसने तोड़ा था इसको? कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा था। ये काम किया था दिल्ली, जो दिल्ली सल्तनत जो है उसके संस्थापक जो ऐबक गुलाम वंश के थे, जिन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये घोड़े से गिर के मर गया था। घोड़े से गिरकर मर गया था, है ना। और जयपुर के जो अंतिम शासक थे उनकी भी पोलो खेलते हुए क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा किसने? विग्रहराज चतुर्थ थे। विग्रहराज चतुर्थ जो थे उन्होंने अजमेर के अंदर एक संस्कृत पाठशाला बनाई। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक आए और उसको तोड़ के क्या बना दिया गया? 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया गया। 2.5 दिन में बिल्डिंग तैयार कर दी गई। आगे है विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म। विवेकानंद की बात करते हैं तो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया? ये RSPT में आया हुआ था। RSPT में आया, फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया और बोथ सी एग्जाम के अंदर ये UPSC तक भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो विवेकानंद जी खेतड़ी नरेश थे। कौन थे खेतड़ी नरेश उस टाइम पे? अजीत सिंह जी थे। कौन थे? अजीत सिंह जी थे। अजीत सिंह जी ने क्या किया था? इनको शिकागो सम्मेलन के अंदर भेजा था। ये कहां पे रहते थे? अमानी शाह का तालाब है। अमानी शाह तालाब है, एक तालाब जो कहां पे है? खेतड़ी के अंदर है। उस तालाब के दीवार पे ये रहते थे, मतलब वहां पे मकान बने हुए हैं अमानी शाह तालाब के, वहां पे ये रहते थे। तो विश्व धर्म सम्मेलन की बात करते हैं तो 11 सितंबर की बात है जिस दिन इन्होंने भाषण दिया था। कब दिया था? 11 सितंबर को भाषण दिया था। 11 सितंबर 1893 को इन्होंने भाषण दिया था। उस टाइम पे क्या हुआ था? बाहर गए थे। कौन कौन गए थे? एक तो गांधी जी गए थे, है ना, गांधी जी। और ये आपके विवेकानंद जी ये 1893 में बाहर गए थे और अंदर आए थे। एनी बेसेंट जो थी वो 1893 में देश के अंदर आई थी, ध्यान रखना, है ना। आगे देखिए निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं था? उदारवादी लाल बाल पाल और अरविंद घोष हैं आपके। लाल बाल पाल और अरविंद घोष जो है उग्रवादी नेता हुआ करते थे, है ना, जिनको नरम दल का नेता बोला जाता था। तो उदारवादी किसको बोला जाता है? नरम को बोला जाता है ना। नरम जो दल है उसको उदारवादी बोला जाता है और गरम दल जो है उसको क्या बोला जाता है? उग्रवादी बोला जाता है। तो विपिन चंद्र पाल, है ना, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, साथ में अरविंद घोष भी आता है। अरविंद घोष जो है वो भी आता है। अरविंद घोष जी है वो भी इसके अंदर उग्रवादी नेता के अंदर आते हैं। तो विपिन चंद्र पाल जो है वो उदारवादी नेता नहीं थे, ठीक है। आगे देखिए एक नागरिक को मताधिकार का प्रयोग करने से योग्य मानने के आधारों के सही समूह है। किसको? मताधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य है ये, है ना। मताधिकार का प्रयोग कौन आदमी नहीं कर सकता, अयोग्य उसको क्यों माना जाता है? देखिए किस आधार पे। यदि वो विकृत चित्त का हो, है ना, बेकी बात करें, अपराध हो, गैर निवास हो, दिवालियापन हो, कोई आदमी गरीब हो जाता है जिसके कर्जा हो जाता है, क्या वो बैंक में मतलब वोट नहीं देगा? गैर निवास कहीं दूसरी जगह रहता हो, हम तो जयपुर रहते हैं, गांव में आके वोट गिरते हैं, हो गया। अपराध हल्का फुल्का कोई आदमी से अपराध हो जाता है तो वोट देने का अधिकार उसको होता ही है। विकृत चित्त का है, पागल आदमी जो होता है या ब्रेन जिसका बराबर काम नहीं करता, उस आदमी को पकड़ के ले जाया जाता है वोट देने के लिए। दिवालिया अवैधानिक आचरण हो या अपराध हो, भ्रष्ट हो। अवैधानिक का मतलब क्या हो गया कि वो विधि का कोई उल्लंघन कर रहा है, विधि का उल्लंघन करते क्या हो गया? उसको सजा होगी, आके वोट देगा ही वो। अपराध हो, भ्रष्ट हो,
अवैधानिक आचरण हो, गैर निवास हो, भ्रष्ट हो, अवैधानिक आचरण हो, बिल्कुल चित्त विकृत हो, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे आतंकवादी जो गतिविधियों के अंदर संलिप्त पाया जाता है, पोडा टाटा मतलब टाडा और पोटा के अंदर कोई आदमी फंस जाता है, तो उसको वोट देने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि उसकी नागरिकता जो होती है वो खत्म कर दी जाती है। ठीक है, अगला देखिए, गोपनीयता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में कौन से बयान सही है? गोपनीयता निजता का अधिकार है, मैं मोबाइल चला रहा हूं, कोई दूसरा मेरा मोबाइल यदि देख रहा है तो वो भी निजता के अधिकार में आएगा। ठीक है, तो बयान सही है। गोपनीयता का अधिकार अनुच्छेद 21 के, क्योंकि अनुच्छेद 21 जो है वो सारे अधिकार ढूंढने के लिए बना है। ठीक है, में एक आंतरिक भाग के रूप में घोषित किया गया है जो जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की बात करता है, जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की बात करता है। ठीक है, मेनका गांधीवाद इससे संबंधित है। किसका है? मेनका गांधीवाद। मेनका गांधीवाद की बात करते हैं, ये आरएसपीटी के अंदर पूछा गया है, वो भी आपका स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है। आगे सुप्रीम कोर्ट में 10 न्यायाधीश थे, उस टाइम पे 9 न्यायाधीश हुआ करते थे। कितने थे? 9 न्यायाधीश ने ये ऐतिहासिक फैसला दिया था। बिल्कुल 10 नहीं थे, यहाँ पे 9 थे। हमेशा ध्यान रखना, जो एग्जैक्ट डाटा दिए जाते हैं कोटेशन के क्वेश्चन में, वो हमेशा गलत होता है। आगे देखिए, यह निर्णय सीजेआई चीफ जस्टिस जो थे JS खेर, बिल्कुल खेर ने दिया था, इनकी अध्यक्षता में हुआ था। और सरकार का तर्क है कि संविधान व्यक्तिगत गोपनीयता को एक असहनीय मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी नहीं देता। व्यक्तिगत जो गोपनीयता जो होती है उसको क्या नहीं देता? एक असहनीय को मौलिक अधिकार के तौर पे गारंटी नहीं देते, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं, बिल्कुल गारंटी देता है। कोई आदमी यदि आपकी गोपनीयता भंग करता है तो नो डाउट आपको उसके खिलाफ क्या है? मौलिक अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो आप इसके अंदर 2 नंबर का जो है वो बी जो है वो करेक्ट गलत हो जाएगा। देखिए, इसमें बी नंबर काट दोगे तो आपका ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें 9 न्यायाधीश हुआ, 9 न्यायाधीश थे, 10 न्यायाधीश इसमें नहीं थे। मिलान करना है अपने को। क्या मिलान करना है? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति के लिए मैंने क्या बता रखा है? पकानी कोका द्वयोदशम। क्या बता रखा है? पकानी कोका द्वयोदशम, द्वयो और दशम। इसके अंदर आपका 52 से लेके 61 तक आपके पूरे के पूरे अनुच्छेद आ जाते हैं। क्या आ जाता है? पकानी राष्ट्रपति का पद होगा, का कार्यपालिका का प्रधान होगा, नी निर्वाचन कोटा होगा, है ना, को कोटा होगा, का कार्यकाल होगा, दू का मतलब दोबारा चुनने, यो का मतलब योग्यता, दय का दशम, दय का मतलब दशा होती है, और स का मतलब शपथ होती है, और मैं की बात करते हैं तो महाभियोग आ जाता है। तो मिलान करते हैं आप इसके अंदर। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल पकानी को का तो 52, ये 53 में आ जाएगा, ये 54 में आ जाएगा। निर्वाचन की बात करते हैं, निर्वाचन मंडल आपका 54 के अंदर आ जाएगा। राष्ट्रपति की योग्यता 54, फिर ये 55 लिखोगे, ये 56 लिखोगे, ये 57 और 58 लिखोगे, तो 58 के अंदर आपकी योग्यता आ जाएगी। राष्ट्रपति की योग्यता कितने में आ जाएगी? अनुच्छेद 58 के अंदर आ जाएगी। महाभियोग की बात करते हैं, अनुच्छेद 61 के अंदर आ जाएगी। और महाभियोग का आधार जो बात करते हैं तो वो 56 के अंदर क्या दे रखा है अपने को? कोटा या रीति दे रखी है, तो उस रीति के आधार पे महाभियोग लगाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो आपका मिलान जो है वो ये करेक्ट हो जाएगा। पकानी कोका द्वयोदशम आपको 1 नंबर दिला के जाएगा कोई भी एग्जाम में। आगे देखिए, जून 2022 में अवनी लेखरा फ्रांस में पैरा शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक, क्योंकि इनका क्वेश्चन क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इन्होंने जो मेडल हैं तो ब्रॉन्ज मेडल और गोल्ड मेडल जो है इन्होंने ओलंपिक के अंदर जीता है, प्लस में विश्व की जो फ्रांस के अंदर हुई थी है ना पैरा शूटिंग, उसके अंदर क्या किया था इन्होंने? स्वर्ण पदक जीता था। तो इनका स्कोर जो रहा था वो 458.3 इनका स्कोर रहा था उस टाइम। आज तक का ये रिकॉर्ड स्कोर इनका रहा है। ठीक है, क्योंकि आरएसपीटी के अंदर भी पूछा गया था कि ये जो आपकी कृष्णा पूनिया ने जो चकता फेंका था वो कितनी दूरी पे फेंका गया था, उनका स्कोर पूछा गया था। आगे है राज्यसभा के बारे में कौन सा वाक्य सही है? राज्यसभा की बात करते हैं तो देखिए, एक आता है अपना सरला, सरला होती है। ठीक है, सरला का मतलब क्या हो गया? संसद, संसद, संसद अनुच्छेद 79 में। र का मतलब राज्यसभा, राज्यसभा अनुच्छेद 80 के अंदर। और ला का मतलब लोकसभा, लोकसभा अनुच्छेद 81 के अंदर। बहुत बारीक क्वेश्चन आपका यहीं से करेक्ट हो जाता है। सरला 79, 80 और 81 आर्टिकल्स में आते हैं। राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए, कायदे की बात है, 250 ही होनी चाहिए। 12 सदस्य मनोनीत होंगे जो विज्ञान, कला, समाज सेवा,
साहित्य, है ना, और खेल। खेल का नाम तो कला ही रखा है ना इन लोगों ने, खेल का नाम ही कला रखा है ना, कला जो है वो खेल का नाम ही कला रखा है। सचिन तेंदुलकर जी राज्यसभा से सांसद आए थे तो वो कला के नाम पे ही तो उनको क्या मिला था, भारत रत्न मिला था, और कला के नाम पे ही वो राज्यसभा सांसद बने थे। तो होना चाहिए, देखिए, तो इसके अंदर विज्ञान, कला, समाज सेवा, खेल, ठीक है। तो इसके अंदर 6 नाम दिए गए हैं, वो 6 नाम होना चाहिए, पूरे के पूरे 6 नाम इसके अंदर नहीं डाले गए तो आपकी ये कोटेशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। यूटीज की बात करते हैं, ये संघ राज्य क्षेत्र है, संघ राज्य क्षेत्र, है ना। देखिए सरकार की बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं, भाग 5 के अंदर सरकार, केंद्र सरकार, है ना, केंद्र सरकार। भाग 6 की बात करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट होगी। भाग 7 के अंदर बात करते हैं, यूटीज की सरकार हो गई, संघ राज्य सरकार हो गई। भाग 8 की बात करते हैं, जनजातीय सरकार हो गई जिसको हटा दिया गया। और भाग 9 की बात करते हैं, लोकल गवर्नमेंट हो गई, आपकी नगरपालिका, वो ग्राम पंचायत इसके अंदर हो गई। तो भाग बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। आगे देखिए, यूटीज और राज्यसभा में निर्वाचन की प्रक्रिया जो होती है वो एक जैसी होती है, बात कायदे की है। तो पहला और तीसरा जो है आपका डी नंबर का है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कैबिनेट गोपनीयता की अवधारणा लागू की गई है? मैंने बताया है 78 के अंदर क्या आ जाएगी, कैबिनेट आ जाएगी, कैबिनेट आ जाएगी, ठीक है। और 79 के अंदर आपका सरला वाला ऑप्शन लग जाएगा, है ना, संसद आ जाएगी। राज्यसभा जो आपका 80 में आ जाएगी और 81 में आपकी लोकसभा आ जाएगी। तो देखिए कैबिनेट की जो बात होती है, हमने देखा है 62 के अंदर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के मैटर आ जाता है, 69 के अंदर उपराष्ट्रपति का मैटर आ जाता है, 53 में राष्ट्रपति का मैटर आ जाता है, और 78 जो है उसके अंदर केवल कैबिनेट के बारे में चर्चा की गई है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। अगला देखिए, संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा सीटों का राज्यवार आवंटन है? देखिए राज्यसभा सीटों का अनुसूचियां तो बहुत इजी हैं, 12 अनुसूचियां बहुत जल्दी दिमाग में हो जाती हैं। चौथी की बात करते हैं तो उसमें क्या है, राज्यसभा सीटों का आवंटन। और राज्यसभा की जो सीटें होती हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं, लोकसभा की सीटें व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। 8वीं की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं, माइड्रो हेलो माइड्रो राजस्थान के लिए चल रहा है ना, अपनी राजस्थानी भाषा को जोड़ने के लिए भाषा की। 10वीं की बात करते हैं तो दल बदल की बात करते हैं, दल बदल की बात करते हैं। और तीसरी की 3 शब्द हैं तो शपथ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? शपथ की तीसरी जो अनुसूची है उसमें शपथ की बात करेंगे। तो आपकी चौथी जो अनुसूची है उसमें राज्यसभा सीटों का आवंटन होगा, ठीक है। इसमें क्या बोला गया कि राज्यसभा सीटों का जो आवंटन होगा वो बताया गया। आगे देखिए, भारत सरकार का प्रमुख खाता सलाहकार कौन होता है? ये एडवाइजर होता है, पनिशमेंट नहीं दे सकते। खाता सलाहकार कौन होता है? तो जांच पड़ताल कौन करता है? कैग करता है। ये भारत सरकार का भी होता है, राज्य सरकार का भी होता है, और लोकल बॉडी जो है आपकी नगर पालिका और ग्राम पंचायत, उनको भी ये सलाह देता है कैग जो है। ये आपके भाग कितने में आएगा? केंद्र सरकार का मामला है तो भाग 5 के अंदर केंद्र सरकार आती है। अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुच्छेद की बात करते हैं तो 148 से 151 तक के बारे में कहा गया। 148 में कहा गया है कि भारत सरकार का जो केंद्रीय खाता सलाहकार होगा वो कैग होगा, ठीक है। तो कैग जो होता है भारत सरकार का खाता सलाहकार होता है। ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। लोकसभा के लोकसभा के गठन के बारे में सत्य की बात करने हैं। लोकसभा का गठन, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 552। 552 हो सकती है। 2 सदस्य जो होते हैं एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन की बात करते हैं, अनुच्छेद 333 की बात करते हैं, एंग्लो इंडियन की बात करते हैं, 333 की बात करते हैं। वो हटा दिया है, वो प्रोविजन अब हटा दिया गया है, लेकिन ये बात है। वर्तमान में 542 नहीं है, वर्तमान में 545 है। कितने हैं वर्तमान में? 545 सदस्य इसके अंदर है। इसमें क्या होता है कि 15 सदस्य जो होते हैं वो यूटीज से आएंगे, 15 सदस्य जो हैं वो यूटीज से होंगे, और बचे सभी राज्यों के सभी यूटीज की एक एक सीटें ली गई हैं। केवल दिल्ली जो है वहां पे 7 सीटें ली गई है, 7 सीटें 7 यूटीज की, बाकी यूटीज की एक एक सीटें ली गई हैं, ध्यान रखना। 530 सदस्य राज्यों से आएंगे, और लोकसभा में 131 सीटों का आरक्षण है। तो आरक्षण की बात करते हैं
तो देखिए इसके अंदर आरक्षण की बात करते हैं तो 131 सीटें हैं और 131 सीटें जो हैं वो किसको हैं, एससी और एसटी को हैं। तो देखिए 84 जो सीटें हैं वो तो किसको हैं, एससी को। बच गई 47 सीटें। 47 जो सीटें हैं वो किसको हैं, एसटी को रिजर्व हैं। एसटी की कितनी है, 47 सीटें, एससी की 84 सीटें, टोटल मिला के 131 जो सीटें हैं वो रिजर्व हैं। तो आपका 2 नंबर का इसके अंदर गलत हो जाएगा। वर्तमान में जो इसकी सीटें हैं वो 542 सीटें इसके अंदर हैं। आगे देखिए सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। सूची 1 है उसको 2 में मिलान करना है। वित्त आयोग, विधि आयोग, सतर्कता आयोग और योजना आयोग, है ना। वित्त आयोग जो था वो अपना कब बना था, 1955 में बना था। वित्त आयोग की बात करते हैं तो वित्त आयोग जो था वो अपना 1955 में बना था। फिर बात करते हैं योजना आयोग की, है ना। तो योजना आयोग कब बन गया था, वित्त आयोग, विधि आयोग, सतर्कता आयोग, योजना आयोग। तो योजना आयोग कब बना था, 1950 की बात हो गई थी ना। योजना आयोग कब बन गया था, योजना आयोग 1950 के अंदर बन गया था। सतर्कता आयोग की बात करते हैं और विधि आयोग, विधि आयोग लेट बना था 1900, ये सारे के सारे मिलान में हैं। सतर्कता आयोग जो है 1964 में बन गया था और विधि आयोग की बात करते हैं तो 1951 के अंदर विधि आयोग बन गया था। ठीक है, आगे देखिए सोने की भूकिया, जगतपुरा, दिलवारा की पेटी, सोनो राजस्थान में 3 जगह मिले हैं, कट्ठे मिले हैं। एक तो बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में, दूसरो उदयपुर में और तीसरो भीलवाड़ा में। 3 जगह ही सोनो मिला है राजस्थान में, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा। ठीक है, तो भूकिया, जगतपुरा, दिलवारा पेटी जो है, भूकिया है, जगतपुरा है, दिलवारा है, तो ये पेटी जो है आपकी कहां पे मिलेंगी, बांसवाड़ा के अंदर। ये पेटी सोने की पेटियां हैं ये, ठीक है, ध्यान रखना। सोना जो है प्रकृति से डायरेक्ट मिलता है ना। आगे देखिए पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो है वो कौन से प्रकार के पाए जाते हैं, पश्चिम राजस्थान। अनुप्रस्थ की बात आती है तो देखिए बरखान तो है, ये तो अर्धचंद्राकार हो गया तो ये तो कट ही जाएगा, बरखान कट जाएगा। बचेगा क्या आपका, परवल्ली और वनस्पति युक्त रेखीय बालू का स्तूप जो है, परवल्य और वनस्पति युक्त रेखीय बालू का स्तूप जो है वो राजस्थान के, पश्चिम राजस्थान में पाए जाते हैं। आगे देखिए जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक रही है। तो सर्वाधिक साक्षरता दर की बात करते हैं तो कोटा किस पे रहा है, फर्स्ट के ऊपर रहा है, फिर जयपुर रहा है, फिर अपना झुंझुनू रहा है। ठीक है, झुंझुनू रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कोटा जो है वो फर्स्ट पे रहा है। आगे निम्न में से कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं, कौन कौन से कारक हैं जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। अक्षांशीय स्थिति की बात करते हैं। अक्षांशीय स्थिति तो सभी को करेगी क्योंकि ऊपर अक्षांश में जाओगे ठंडा रहेगा, इक्वेटर के पास में रहोगे गर्म रहेगा, साउथ पोल पे जाओगे तो भी ठंडा रहेगा। देशांतरीय स्थिति, देशांतर तो पृथ्वी का इक्वल है ना, देशांतरीय स्थिति नहीं आएगी। अरब सागर से दूरी बिल्कुल बहुत ज्यादा दूरी है। उच्चावच विशेषताएं, अपने अरावली पर्वत के इस साइड में थोड़ा ठीक रहता है मौसम और उस साइड में ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो ठंडा। माउंट आबू के अंदर जो नक्की की झील है सिरोही की वो जम जाती है ना। तो देशांतरीय स्थिति को काट दो आप, 2 को काट दो तो आपके पास क्या बचेगा, 1, 3 और 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। देखिए सबसे पहले मैं उठाता हूं अपने गणेश्वर को, सिक्कर को। सिक्कर, गणेश्वर कहाँ है, सिक्कर। भीनमाल की बात करते हैं, जालोर। नाथद्वारा की बात करते हैं, राजसमंद के अंदर। दिलवाड़ा की बात करते हैं, सिरोही। ये क्या है, पर्यटन स्थल है, पर्यटन स्थल है, ध्यान रखना। ये पर्यटन स्थलों का मिलान करना आ सकता है क्योंकि क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन जो है ऑथेंटिक एग्जामों के, बहुत अच्छे एग्जामों के, उसी के लेवल के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ था। भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की बात करते हैं, ये रहा। राजस्थान के अंदर सबसे यदि प्रदूषित शहर है वायु गुणवत्ता के अंदर तो अपना भिवाड़ी है, अलवर का। अगला देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का ग्रामीण नगरीय लिंगानुपात कितना रहा है। मैंने बताया था ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात की बात करते हैं तो ग्रामीण में कितना रहा था, 933 रहा था। शहरी की बात करते हैं 914 रहा था। ठीक है, कुल की बात करते हैं, कुल की बात करते हैं तो 928 रहा था। ठीक है, 928 जो है वो कुल रहा था
यदि नगरीय की बात करते हैं, ग्रामीण की बात करते हैं, तो पाली में सर्वाधिक है। पाली में क्या है? सर्वाधिक है। ये क्वेश्चन इस बार आपका इकोनॉमी सर्वे में अलग से दे रखा है, तो पाली के अंदर सर्वाधिक है। कौन सा है आपका? जो ग्रामीण की बात करते हैं तो पाली में सर्वाधिक है। कितना है? 1003 है। पाली में सर्वाधिक है 1003 है। ग्रामीण में यदि सर्वाधिक की बात करते हैं, है ना, ग्रामीण में उसमें नगरीय में सर्वाधिक की बात करते हैं तो वो आपका टोंक का है। कहां का है? टोंक का सर्वाधिक है, ध्यान रखना। तो आपका करेक्ट आंसर 933 और 914 हो जाएगा। कभी कभी इन दोनों का अंतर पूछ लिया जाता है, अंतर इन दोनों का पूछ लिया जाता है, तो 19 पॉइंटों का अंतर है इनके अंदर, ध्यान रखना 19 पॉइंटों का अंतर है। आगे देखिए राजस्थान में देखिए राजस्थान में निम्न में से कौन से राजस्थान में पेट्रोलियम बेसिन है? आपको पता है कि राजस्थान में कितने पेट्रोलियम बेसिन है? 4 बेसिन है। जिले कितने आते हैं? जिले आपसे पूछ लिया जाए तो 14 जिले आते हैं। क्षेत्र कितना आता है? क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए तो 1.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर आता है। लाख किलोमीटर मतलब 1.5 लाख किलोमीटर एरिया के अंदर 14 जिले आते हैं, 4 बेसिन आते हैं आपके। अब बात होती है यहाँ की कि पेट्रोलियम बेसिन की। अब बात होती है कि राजस्थान में कितना निकाला जाता है। तो देखिए फर्स्ट नंबर पे जो कच्चा तेल निकलता है वो बॉम्बे हाई में निकलता है। कहां पे निकलता है? बॉम्बे हाई में। बॉम्बे हाई कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई में पानी से ओएनजीसी से निकाल रही है, ठीक है। सेकेंड नंबर की बात करते हैं तो वो राजस्थान आता है राजस्थान आता है। बॉम्बे हाई जो है वो 40% पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकालता है, रो पेट्रोलियम। और राजस्थान की बात करते हैं तो ये 20% है। पिछली बार 22% इकोनॉमी सर्वे में दे रखा था, इस बार 20% इकोनॉमी सर्वे में दे रखा है। तो आपके बाड़मेर सांचौर बेसिन है, जैसलमेर बेसिन है, बीकानेर नागौर बेसिन है और विंध्या बेसिन है। विंध्या बेसिन में ध्यान रखना एक क्वेश्चन और अटका दिया जाता है, इसमें उदयपुर और प्रतापगढ़ नहीं आते। उदयपुर और प्रतापगढ़ का एरिया इसके अंदर नहीं आता, केवल भीलवाड़ा तक आता है। कहां तक आता है? भीलवाड़ा तक इसके अंदर आता है। राजस्थान में इसबगोल उत्पादक की बात करते हैं तो इसबगोल जो है वो जालौर में सबसे ज्यादा होता है। कहां होता है? जीरा और इसबगोल, जीरा और इसबगोल, है ना। तो इसब जो गोल है ना, ये कहां पे होगा? जीरा और इसबगोल जो है ये जालौर में होते हैं। कहां पे होते हैं? जालौर में होते हैं। तो जालौर, सिरोही और बाड़मेर जो है आपका फर्स्ट नंबर पे करेक्ट हो जाएगा 2 नंबर का। अगला देखिए राजस्थान सरकार के स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो राजस्थान सरकार ने स्माइल कार्यक्रम जो शुरू किया गया था वो 13 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया था। कब किया गया था? 13 अप्रैल 2020 को। पद्मश्री अब करंट स्टार्ट होता है। करंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं को सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? कब मिला है इनको? 2023 का। कब दिया जाता है ये? 25 जनवरी के दिन डिक्लेयर होता है। कब डिक्लेयर होता है? 25 जनवरी को। लक्ष्मण सिंह हैं, ये कहां के हैं? जयपुर दूदू के हैं। दूदू के हैं। दूदू जो सीधा ग्राम पंचायत से जिला बन गया ना, वो दूदू के हैं लक्ष्मण सिंह जी। पर्यावरण संरक्षण के लिए इनको दिया जा रहा है। मूलचंद लोढ़ा है, ये बांसवाड़ा के हैं। कहां के हैं? बांसवाड़ा के। मूलचंद जी लोढ़ा जो हैं वो बांसवाड़ा के हैं। आदिवासी और जनजाति उत्थान के लिए, समाज सुधार के लिए इनको दिया जा रहा है। अहमद हुसैन, ये क्या है? गजल गायकार हैं। ये कहां के हैं? जयपुर के हैं। अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन ये दोनों सगे भाई हैं, सगे भाई हैं और गजल गायकार हैं। कौन है? गजल गायकार हैं और ये अपने जयपुर के हैं दोनों। तो ये कथाकार नहीं है, ये गायकार हैं। तो आपका चौथा जो है, 4 लोगों को मिला है पद्मश्री पुरस्कार। देखिए वैसे तो क्या मिला है, मतलब 6 लोगों को पद्म विभूषण मिला है, 9 लोगों को पद्म भूषण मिला है और आपके जो 91 जो लोग हैं उनको पद्म श्री अवार्ड इस बार दिया गया है, ठीक है। मैक्सिमम 122 से ज्यादा पद्मश्री अवार्ड दिया नहीं जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी। तो राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी कहां पे है? बीकानेर में। कहां पे है? बीकानेर के अंदर है। अकादमी का वर्ष 2022-23 का शिवचंद भरतिया पुरस्कार ये पहली बार दिया जा रहा है। 51 हजार रुपए इसके अंदर राशि दी जाती है। भरतिया पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये कमल रंगा को दिया गया है। किसको दिया गया?
कमल रंगा को, और इनको क्या मिला था, भारतीय हिंदी मतलब जो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको दिया गया था। हिंदी साहित्य अकादमी किसके लिए दिया गया था, आलेखू अंबू के लिए, आलेखू अंबा। आलेखू अंबा क्या था कि अंबा, महाभारत के अंदर अंबा का जो योगदान है उस अंबा के ऊपर लिखा था आलेखू अंबा, उसके लिए इनको क्या दिया गया था, हिंदी का साहित्य पुरस्कार दिया गया था, ध्यान रखना। और इनको और क्या दिया गया, शिवचरण भरतिया पुरस्कार इनको दिया गया, ये पिछला दिया गया था 2022 का दिया गया था, ध्यान रखना। आगे देखिए, वर्ष 2023 का राजस्थान विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान 2023 का जो है सर्वश्रेष्ठ विधायक जो है वो किसको दिया गया था। अमीन खां की बात करते हैं तो 2022 का सर्वश्रेष्ठ विधायक थे अमीन खां। और यदि बात करते हैं, देखिए कई बार है कि बाउल फैट जाए, गर्मी चढ़ जाए दिमाग में, है ना, देखना सच हो गया। आलेखू अंबा के लिए दिया गया था शिवचरण भरतिया पुरस्कार। आगे देखते हैं कि वर्ष 2022 का राजस्थान विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान किसको दिया गया, तो अनीता बघेल को दिया गया। अनीता बघेल कहां से हैं, अजमेर साउथ की सीट से हैं, दक्षिण सीट से। अजमेर की जो दक्षिणी सीट है उस दक्षिण सीट से अनीता बघेल जो है एमएलए हैं, इनको 2023 का बेस्ट विधायक पुरस्कार दिया गया है। आगे देखिए, राजस्थान में नए जिले गठन के लिए जो समिति बनाई गई थी उसका कार्यकाल 6 महीने और बढ़ा दिया गया, और उस समिति का क्या नाम है, राम लुभाया जो समिति है वो किसके लिए बनाई गई थी, नए जिले गठन करने के लिए, और उन्होंने गांव गांव को क्या बना दिया, जिले बना दिए, ठीक है। तो 19 जिले और 3 संभाग की बात करते हैं, 3 संभाग के अंदर संभागों की बात करते हैं 3, तो 3 संभागों में आपका कौन सा आ जाएगा, पाली, सीकर और आपका बांसवाड़ा। कौन सा आ जाएगा, बांसवाड़ा जो है, ये 3 संभाग जो हैं अपने नए बने हैं, 19 जिले बने हैं। और यदि 1 लाख से अधिक आबादी के शहर पूछ लिए जाए तो 30 शहर जो हैं उनकी आबादी जो है वो 1 लाख से अधिक है, 1 लाख से अधिक है। ये इकोनॉमी सर्वे का डाटा है इस बार का, है ना। तो बीडी गुप्ता की बात करते हैं तो राज्य सूचना आयुक्त हैं, यशवर्धन कुमार सिन्हा की बात करते हैं तो केंद्र सरकार के सूचना आयुक्त हैं, ठीक है। आगे देखिए, प्रदेश के किसी स्थान पर विज्ञान केंद्र और तारामंडल, ये बजट के अंदर बोला गया है, बजट में बोला गया है कि बजट में हम क्या लोग देंगे, क्या देंगे, एक तो विज्ञान केंद्र और तारामंडल देंगे, क्या देंगे, विज्ञान केंद्र और तारामंडल हम इस देंगे। मतलब दिन में तारा अपन दिखेगा, बैठ जाऊंगा, पूरा आकाश को भ्रमण हो जाऊंगा ना, तो वो कहां पे बनेगा, कोटा के अंदर बनेगा। फिर एक आया था जो आपका अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, बायो यूनिवर्सिटी जो बन रही है वो जयपुर के अंदर बन रही है। और यदि खेल की बात करते हैं, खेल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं ना, कॉम्प्लेक्स, तो खेल कॉम्प्लेक्स कहां बनेगा, भरतपुर में बनेगा, भरतपुर में बनेगा। अंजीर का उत्कृष्टता केंद्र के बारे में बात की थी, वो आपका किसमें बनेगा, जालोर में बनेगा, है ना, जालोर में अंजीर का बनेगा। खेल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, भरतपुर के अंदर बनेगा, बजट के अंदर बोला गया था। और यदि एपीजे अब्दुल कलाम जैविक अकेडमी पूछ लिया जाता है यूनिवर्सिटी, तो वो अपने जयपुर में बनेगी, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम की बात करते हैं तो वो जयपुर के अंदर बनेगी, ठीक है। आगे देखिए, 21 मार्च 2021 को पास, 2021 को नहीं हुआ है, ये 2023 को हुआ है ना, को पास राइट टू हेल्थ बिल की बात करते हैं, क्योंकि राजस्थान पहला राज्य है, राजस्थान क्या है, फर्स्ट राज्य है, राजस्थान ऐसा बिल पास करने वाला पहला राज्य है। बिल के में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, एक राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण बैठेगा, उसको कितना जुर्माना, हॉस्पिटलों के ऊपर वो कितना जुर्माना लगा सकते हैं यदि किसी आदमी का काम समय पे नहीं हो रहा है, तो वो 10 से लेके 25,000 तक का कितना लगा सकते हैं, 10 से लेके 25,000 तक का लगा सकते हैं। और ये किसी भी कोर्ट के अंदर वाद योग्य नहीं होगा, ठीक है, इनका फैसला जो होगा अंतिम माना जाएगा। पालनहार की राशि बात करते हैं, पालनहार जो है, पालनहार में कौन कौन बच्चे आते हैं, जिनके माता पिता अनाथ बच्चे आते हैं, या जिनके माता पिता में से किसी एक को बड़ी बीमारी हो गई है, या किसी एक को जेल हो गया, आजीवन कारावास, इस टाइप के बच्चे इसमें आते हैं। 6 से 18 वर्ष 2 कैटेगरी बांटी गई है, ये तो आंगनबाड़ी वाले हैं, स्कूल वाले। तो 0 से 6 वर्ष के बच्चे थे, इनको 500 रुपए दिया जाता था, अब बढ़ाकर 750 रुपए प्रति माह कर दिया। और 6 से लेके 18 वालों को 700, इनको 1000 रुपए दिया जाता था, और अब बढ़ाकर इनको 1500 रुपए प्रति माह कर दिया। बच्चों के लिए
कितनी राशि कर दी गई प्रति माह? तो 750 छोटे वालों के लिए और 1500 जो है वो बड़े वालों के 2000 रुपए जूते के लिए इनको अलग से 12 महीने से पैसे मिलते हैं। आगे राज्य की आर्थिक, ये जो है ये 1 अप्रैल 2023 से लागू हो गया। राज्य की आर्थिक विकास दर की बात करते हैं कि राज्य की अपनी आर्थिक विकास दर है 2022 और 23 के अंदर कितनी रही है? तो 2022-23 के अंदर कितनी रही है? 11.04%। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको यूं का यूं देखने को मिल जाए। आगे देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स की इनोवेशन लैब कहां बन रही है? इसकी थिंग्स की पूरी लैब की लैब ही जो बनानी है वो कहां बनेगी? आईआईटी जोधपुर में बनेगी। कहां पे बनेगी? आईआईटी जोधपुर के अंदर बनेगी। तो कहां पे बनेगी? आईआईटी जोधपुर में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ जो थिंग्स इनोवेशन जो बन रहा है वो आपका आईआईटी जोधपुर में। प्रदेश में क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र, ये भी लेटेस्ट डाला गया है। क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं तो ये गुड्डा मालानी बाड़मेर में बनेगा। कहां पे बनेगा? गुड्डा मालानी बाड़मेर के अंदर बनेगा। कहां पे बनेगा? बाड़मेर में। ये किस में आता है? मिलेट्स में आता है। श्री अन्न जिसको बोलते हैं, श्री अन्न के अंदर आता है। इस बार केंद्र सरकार के बजट में श्री अन्न का बार बार उल्लेख किया गया है, ठीक है। और श्री अन्न का जो उत्कृष्टता केंद्र है केंद्र सरकार की बात करते हैं तो वो हैदराबाद में है। कहां पे है? हैदराबाद में है, ध्यान रखना, हैदराबाद में है। यह बात भी बजट के अंदर उसी टाइम पे बोला गया था। आगे देखिए, संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा दिया गया उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किस राजस्थानी को प्राप्त हुआ है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार जो है वो किस राजस्थानी को मिला है? देखिए ये कब क्या हुआ था? 2019 में आया था कोविड। क्या आया था? कोविड-19। उसके बाद ये सारे पुरस्कार देने बंद कर दिए क्योंकि जिंदगी है जहान है तो सब कुछ मिलेगा आपको। इसके बाद अब सब चीजें कंप्लीट हो गई। तो दारा खान को मिला था 2019 का, दारा खान को 2019 का। खेता खान जो है, खेता खान उनको 2020 का। खेता खान जो है, दारा खान 19, खेता खान 20 और आपके आसिन खान जो है उनको 2021 का क्या दिया गया है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो युवा पुरस्कार है वो दिया गया। दारा खान, खेता खान और आसिन खान, है ना, है ना, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा? दखय, दखय जो है तो दारा खान, खेता खान और आसिन खान जो है इनको दिया गया है। आगे देखिए, वर्ष 2019 में 2021 तक ही संगीत नाटक अकादमी जो है इन्होंने भी अपने पुरस्कार रोक लिए थे। संगीत नाटक अकादमी जो है इन्होंने भी अपने पुरस्कार रोक लिए थे। 2019 का नथमल सोलंकी को दिया गया है। ये पुष्कर के रहने वाले हैं, नगेड़ा वादक है। ये नगाड़ो बजाओ में बहुत तगड़ो, पुष्कर का रहने वाला है नाथू लाल सोलंकी, ठीक है। 2019 का दिया। 2020 की बात करते हैं, गफूर खान को दिया है। ये गायकार हैं, लोक गायकार हैं, बाड़मेर के हैं। ये मांगणियार गायकार हैं। कौन से हैं? मांगणियार हैं, मांगणियार गायकार हैं, है ना, मांगणियार गायकार हैं। और ये कहाँ के हैं? बाड़मेर के रहने वाले हैं। 21 की बात करते हैं तो विशाल जानवे को दिया गया है। ये जनजाति नृत्य करते हैं, रंगमंच के ऊपर कला मतलब कला प्रदर्शन जो है वो दिखाते हैं। उदयपुर के रहने वाले हैं, ठीक है। सभी के सभी करेक्ट हो जाएंगे। अगला है 2023 एमपी में खेले गए 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम। खेलो इंडिया यूथ गेम ये 100% आता है, हर बार आता है। चौथा कहां हुआ था? पंचकुला हरियाणा में हुआ था। पंचकुला हरियाणा में हुआ था। राजस्थान की रैंक क्या रही थी? राजस्थान की बात करते हैं तो 10th रही थी, है ना। अब कौन सा स्थान रहा है? इस बार अपना चौथा स्थान रहा है। 4th स्थान इसके अंदर अपना रहा है। 4th स्थान में हमने कितने मेडल जीते हैं? देखिए 19 आपने गोल्ड जीते हैं, 19 जीते हैं आपने गोल्ड, प्लस 10 आपने जीते हैं रजत या जिसको सिल्वर बोलते हैं, और प्लस 19 जो है वो आपने जीते हैं ब्रॉन्ज। कौन से जीते हैं? ब्रॉन्ज। यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान ने टोटल कितने जीते हैं। टोटल 19 दूनी 38 और 10 48 मेडल जो है राजस्थान ने जीते हैं। और इसके बात करते हैं शुभंकर की, शुभंकर, है ना। तो इसका शुभंकर जो है वो आशा रखा गया है। क्या रखा गया? आशा जो है वो इसका शुभंकर रखा गया। तो आशा शुभंकर रखा गया। कहां पे हुआ है? एमपी के अंदर हुआ। तो चौथा कहां हुआ? पंचकुला में हुआ था, 10वीं रैंक थी। इस बार अपनी चौथी रैंक है। पहली रैंक की बात करते हैं तो महाराष्ट्र आ जाएगा, पहली रैंक महाराष्ट्र। दूसरे की बात करते हैं तो हरियाणा आ जाएगा। हरियाणा जो है वो दूसरे नंबर पे रहा था, पहले पे महाराष्ट्र, दूसरे पे हरियाणा और चौथे नंबर पे अपना राजस्थान रहा था। इसका जो
शुभंकर था, आशा लिया गया है। और इसका जो गोल्ड है 19 गोल्ड है, 10 रजत है और 19 ब्रॉन्ज है। टोटल 48 मेडल राजस्थान ने जीते हैं। आगे देखिए, प्रदेश का कौन सा शहर देश का पहला नेट जीरो ग्रीन टाउन बना रही। नेट जीरो ग्रीन टाउन का मतलब है पूरा को पूरा सौर ऊर्जा उचाला है ना। सौर्य ऊर्जा जो है उससे पूरा का पूरा सिस्टम है सौर्य ऊर्जा उचाला है, पर बिजली जो है पूरे के पूरे सिस्टम में बनाने का पहला, और किसका, प्रदेश का और देश का। देश का कौन सा शहर देश का पहला बना है, प्रदेश का अपना और देश का भी, तो पुष्कर बना है अजमेर का। क्या बना है, पुष्कर अजमेर का बना है। और पुष्कर को वेटिंगन सिटी के आधार पे किया जाएगा। वेटिंगन जो सिटी है ना, तो वेटिकन सिटी जो है उस सिटी के आधार पे, वेटिकन सिटी कहां पड़ती है वैसे, इटली में है। इटली में है, इटली में है। इटली के बाद यहाँ पे पो नदी बहती है। पो नदी बगल से टाइबर नदी जाती है। टाइबर नदी जो है वो बगल से जाती है। 1000 पादरी यहाँ पे रहते हैं। मुस्लिम धर्मगुरु ईसाई धर्मगुरु जो हैं वो आपके पादरी यहाँ पे रहते हैं। उसी हिसाब से आपको पुष्कर जो है इसको भी कैसे डेवलप किया जाएगा, आपकी वेटिकन सिटी, दुनिया की सबसे कम आबादी का जो देश माना जाता है वो भी वेटिकन सिटी। देश के अंदर देश जो है, एक तो आपका साउथ अफ्रीका के अंदर देश के अंदर देश है और दूसरा इटली के अंदर देश के अंदर देश है दुनिया के अंदर। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान का तीसरा हाईकोर्ट बेंच कहां खोला जाएगा। राजस्थान का मुख्य कहां है, मुख्य की बात करते हैं तो जोधपुर में। राजस्थान का मुख्य हाईकोर्ट की बात करते हैं जोधपुर में। पीठ की बात करते हैं जयपुर में। 1977 में आई थी ना जयपुर में। और अब थर्ड पीठ, सेकंड पीठ की ओर बात कर लेते हैं, तो 3 हो गई ना, पीठें 3 हो गई है ना। तो थर्ड पीठ की बात करते हैं तो वो उदयपुर के अंदर बनेगी। कहां पे बनेगी कि भाई उदयपुर के लोगों को भी चाहिए न्याय, तो उन लोगों को दूर जाना ना पड़े, जयपुर आना ना पड़े। तो उदयपुर संभाग, पाली संभाग, बांसवाड़ा खुद अपने आप में एक संभाग बन रहा है। तो यहाँ पे क्या बन गया, उदयपुर के अंदर तीसरा हाईकोर्ट बेंच खोला जाएगा। पहला जोधपुर, दूसरा जयपुर, तीसरा उदयपुर के अंदर खोला जाएगा। इंपॉर्टेंट लगा लेना, किसी न किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन फंसेगा। आगे है चंबल रिवर फ्रंट की बात करते हैं कोटा के अंदर। इसका शुभारंभ क्या किया गया है, इसका क्रोकोडाइल, इसका शुभारंभ किया गया है। बाकी इसमें चंबल में रहते क्या हैं, घड़ियाल रहते हैं, लेकिन इसका क्रोको जो है वो इसका शुभंकर लिया गया है। क्रोको, क्रोकोडाइल को बोला है, उसको छोटा नाम आजकल नहीं बोलते, फलानी सिंह को क्या बोल देते हैं, उसी बोल देते हैं ना। तो क्रोको जो है क्रोकोडाइल बोला गया है। तो क्रोकोडाइल जो है ये चंबल रिवर फ्रंट जो है उसका शुभंकर लिया गया है। आगे देखिए बोले, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कब चालू हुई, 9 महीने की 9 तारीख, 9 महीने की 9 तारीख 2023 में शुरू, 2022 में शुरू हुई थी। ठीक है, 2022 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू हुई थी। इसके अंदर बोला गया था कि आपके 100 दिनों का कार्य दिया जाएगा। राजस्थान पहला स्टेट है जो देश के अंदर इतनी बड़ी शहरी क्षेत्र के अंदर योजना चला रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें पहले 100 दिन का था, लेकिन अभी बढ़ा के बोल दिया कि हम 1 अप्रैल 2023 से और अगला जो वित्तीय वर्ष होता है उस वित्तीय वर्ष में हम 125 दिन कार्य देंगे। कितने दिन कार्य देंगे, 125 दिन कार्य देंगे। ये आपका करंट का क्वेश्चन है ना, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छा भी है। 125 दिन इसके अंदर कर दिए गए हैं। आगे इसकी मजदूरी की बात करते हैं तो न्यूनतम मजदूरी दर की बात करते हैं। तो देखिए न्यूनतम मजदूरी, मनरेगा की बात करते हैं। मनरेगा के अंदर आपकी मजदूरी दर दी जाती है राजस्थान में 255 रुपए प्रतिदिन। ये ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बनेगा। और यहां पे दी जाती है आपकी न्यूनतम मजदूरी दर, न्यूनतम मजदूरी दर अकुशल की। अकुशल श्रमिक को राजस्थान में 259 रुपए मिलते हैं। फिर अर्धकुशल होता है, अर्धकुशल को 12 रुपए और बढ़ा दिए जाते हैं, 271 रुपए मिलते हैं। फिर कुशल जो होता है उसको मिलता है, क्योंकि 4 कैटेगरियों में बांटा है ना, उसको 12 रुपए में बढ़ा के 283 कर दिया जाता है। और उच्च कुशल जो होता है, उच्च कुशल, उसको और 50 रुपए इसके अंदर बढ़ा दिए जाते हैं, 333 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिलते हैं। तो अकुशल की मजदूरी यहाँ पे दी जाएगी, यहाँ पे आपको 500 मतलब 259 रुपए जो है यहाँ पे दिए जाएंगे। और मनरेगा के अंदर आपके कितने दिए जाएंगे, 255 रुपए। 4 रुपए का अंतर है, पूछा जा सकता है। आगे देखिए, उष्ट संरक्षण योजना लागू की गई। ऊंटा की संरक्षण योजना, टोल्डो जाम्या योजना, टोल्डो क्यों है, ऊंट को बच्चियों है टाबरो है ना,
तो टोरडो जब जम्या हुआ है जरा क्या होगा, जो ऊंट पालक हैं, है ना, ऊंट पालक जो है ना, उन ऊंट पालकों को क्या दिया जाएगा, 5,000 रुपए की 2 किस्त दी जाएंगी, उनको 5,000 रुपए की 2 किस्त जाएंगी। ये कब लागू हुई थी तो ये 9 फरवरी 2022-23 से लागू हुई थी, इसी वर्ष 9 फरवरी 2023 से लागू की गई है, ध्यान रखना। आगे स्किल सेल एनीमिया इंपॉर्टेंट लगा लेना, केंद्र सरकार ने भी चर्चा किया है, राज्य सरकार ने भी इसका चर्चा किया। स्किल सेल एनीमिया के संबंध में सही कथन देखते हैं। राजस्थान के 2 जिले इसके अंदर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लिए गए हैं, उदयपुर और जोधपुर। उदयपुर और जोधपुर जो हैं 2 जिले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे केंद्र सरकार ने इसमें लिए हैं। इसमें आयु की बात करते हैं तो 0 से लेकर 40 वर्ष आयु सीमा को इसमें शामिल किया गया है। 2047 तक बोला गया है कि जो अपनी सेल्स होती है, कोशिका जो होती है, स्किल सेल्स एनीमिया होती हैं, जिसके अंदर लाल रुधिर कणिकाएं जो इकट्ठी हो जाती हैं, उनको क्या करने का, खत्म करने की 2047 तक हम इसको क्या कर देंगे, खत्म करने की बात की गई है। तो स्किल सेल एनीमिया जो है वो उदयपुर और जोधपुर जो है 2 जिले इसमें पायलट प्रोजेक्ट में लिए गए हैं। 0 से 40 वर्ष समय सीमा रखी गई है और 2047 तक क्या कर दिया जाएगा, इसको खत्म करने की बात की गई है। सभी के सभी सत्य हो जाएंगे। अगला देखिए, प्रमुख, प्रधान, सरपंच, इनके भाई पैसे, मजदूरी बढ़ गई है भाई, इनकी पेमेंट बढ़ गई है। किसकी बढ़ गई है, प्रमुख, प्रधान और सरपंच की बढ़ गई। उसके अलावा हमने देखा महापौर, फिर महापौर के बाद में हमने देखा सभापति, सभापति के बाद हमने देखा था अध्यक्ष। अध्यक्ष होता है नगरपालिका का, सभापति होता है जिला परिषद, नगर परिषद का, और महापौर होता है नगर निगम का। ठीक है, तो इन लोगों का भी मानदेय बढ़ाया गया है। इसके साथ साथ किसका बढ़ाया, पंच का बढ़ाया, सदस्य का बढ़ाया, और आपका कौन सा, नगर सदस्य जो है, नगर सदस्य जो होते हैं, ठीक है, तो नगर सदस्य जो होते हैं उन सदस्यों का भी क्या किया गया है, मानदेय बढ़ाया गया। देखिए, प्रमुख की बात करते हैं तो इनको पहले 12,000 रुपए प्रतिमाह मिलता था, अब इनको 1,800 रुपए और बढ़ा के क्या कर दिया, 13,800 रुपए कर दिए। प्रधान की बात करते हैं 8400 रुपए मिलता था, अब इनको 1,260 रुपए और बढ़ा दिए गए हैं। सरपंच को 4800 रुपए मिलता था, अब कितना मिलने लग गया, 5600, है ना, 5520 रुपए। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि सरपंच को कितने रुपए मिलते हैं, 5520 रुपए मिलते हैं। और यदि पंच की बात करते हैं तो इसको एक मीटिंग के लिए 240 रुपए दिए जाते थे, इस बार इसमें 243 रुपए और बढ़ा दिए गए, तो 273 रुपए इन लोगों को बढ़ा के कर दिए गए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, बाय, धन्यवाद।